नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के बाद इन टॉपिक्स पर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर 5 क्वेश्चंस इन्हीं सेम टॉपिक से लेकर शिल्पी मैम के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है ये है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV। ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, इसरो के द्वारा इसका विकास तो बहुत पहले से किया जा रहा था, लेकिन इसकी जो उड़ान करवानी थी उसमें दरअसल लगातार देरी हो रही थी। अब गवर्नमेंट के द्वारा 169 करोड़ रुपीस जो है दिए गए हैं, जो इसकी 3 उड़ानें SSLV D1, D2 और D3 के लिए दी गई हैं। और इसरो ने ये कहा है कि जून जुलाई 2022 तक हम जो है SSLV की उड़ान को फाइनली कंप्लीट कर देंगे। तो चर्चा में तो ये इसलिए है। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसरो के पास तो PSLV पहले से ही था, अच्छी खासी 50 सक्सेसफुल फ्लाइट उसके द्वारा या मिशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम SSLV पे क्यों काम कर रहे हैं? देखिए, इसरो जो है अपनी टेक्नोलॉजीज़ को कमर्शलाइज्ड कर रहा है, यानी कि इसरो चाहता है कि जो भी तकनीकें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है, उसका यूज़ मार्केट में जो इंडस्ट्रीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ है, अकेडमिया है, वो करे और बदले में इसरो की जो है कमाई हो सके। तो यहाँ पर मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अपनी कोई सैटेलाइट स्पेस में पहुँचवानी है, उसके पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसरो के पास तो है ना, तो वो इसरो के पास जाएगा। इसरो क्या करेगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो सैटेलाइट है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी या कोई बहुत वजन वाली तो नहीं है, उसके लिए भारी भरकम PSLV को भेजने के बजाय कोई छोटा लॉन्च व्हीकल भेजने का सोचेगा। तो उस छोटे लॉन्च व्हीकल को ही SSLV कहा गया है, जो छोटी छोटी माइक्रो सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करने में यूज़ होगा। ये आपको समझ में आ गया? आइए अब SSLV की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ये जो 500 किलोग्राम का वजन है, इतने को पृथ्वी की निचली सतह, जो पृथ्वी की जो हमारी निचली कक्षा है उसमें ले जा सकता है। और जो हमारा एक वेल एस्टेब्लिश्ड PSLV है वो 1000 किलोग्राम वाले उपग्रह को ले जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर SSLV की बात करें तो 110 टन द्रव्यमान वाला ये एक सबसे छोटा वाहन है। ठीक है, यानी कि एक छोटा वाहन है जो छोटी छोटी सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा देता है। इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम किसी बड़े लॉन्च व्हीकल को पूरा इंटीग्रेट करते हैं तो 72 जो है दिन लगते हैं, 70 दिन से लेकर 72 दिन लगते हैं, लेकिन SSLV के लिए देखिए केवल 70 घंटे लगेंगे। वहीं पर इसकी लागत की बात करें तो केवल 30 करोड़ रुपए ही इसकी लागत होगी, और माइक्रो सैटेलाइट्स को भेजने में इसमें हमारे पास एक फैसिलिटी होगी। अब देखिए, जितना हमने समझा उसको 5 पॉइंट में समराइज कर सकते हैं। जैसे ऑन डिमांड वाहन है, केवल 70 घंटे या 72 घंटे में रेडी हो जाएगा, तो ऑन डिमांड है। लो टर्न अराउंड टाइम है, ठीक है, इसका जो टाइम होता है टर्न अराउंड का वो भी कम है। फिर न्यूनतम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, कम लागत है, केवल 30 करोड़ रुपए में तैयार हो जा रहा है। और डिमांड को लेके क्या है, अच्छा है, जैसी जिसकी डिमांड है उसके हिसाब से हम इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह का जो साइंस एंड टेक का टॉपिक होता है उससे UPSC कैसा प्रश्न पूछती है ये हम देख लेते हैं। देखिए, एस्ट्रोसेट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये न्यूज़ में था। तो देखिए UPSC के द्वारा एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, USA और रशिया, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, यानी कि अगर रूस और अमेरिका को छोड़ दे तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने ये लॉन्च व्हीकल जो है किया है। इसके अलावा इसका देखिए 200 किलोग्राम का बताया हुआ है, और साथ में ऑर्बिट में कितनी किलोमीटर तक जा सकता है ये बताया हुआ है। तो अब अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है तो इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पाम ऑयल। ये न्यूज़ में है। देखिए, इंडोनेशिया के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ रही थी, इसलिए वहाँ की सरकार ने एक फैसला किया कि हम
पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाते हैं। अब भारत के लिए चिंताजनक क्यों है? भारत दरअसल पाम ऑयल की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसका 70% इंडोनेशिया से इंपोर्ट करता है। तो अगर इंडोनेशिया हमें तेल नहीं देगा तो हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगी और हमारे मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसलिए देखिए हम इस टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर में ये एक आर्टिकल दिया हुआ था। अब बात करते हैं कि जो ईडेबल ऑयल्स हैं, खाने वाले तेल हैं, उसका जितना इंपोर्ट हम करते हैं उसमें से 2/3 हिस्सा केवल किसका होता है? केवल पाम ऑयल का होता है। और अगर पूरे साल की बात करें तो 22.5 मिलियन टन ईडेबल ऑयल हम लोग आयात करते हैं। इतना ज़्यादा तेल हम लोग खा रहे हैं, तो इतना देखिए आयात करते हैं, इतनी खपत होती है हमारे यहाँ। और इसमें से केवल 9 से 9.5 मिलियन टन ही घरेलू आपूर्ति से पूरा हो पाता है। यानी कि हम खा तो बहुत रहे हैं, कंज्यूम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम उगा बहुत कम पा रहे हैं। और बाकी सारा हम कहाँ से लेके आ रहे हैं? बाकी सारा हम इम्पोर्ट करके लेके आ रहे हैं। अगर देखिए बात करें, भारत सालाना करीब 90 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है। ये तो मैंने सारे एडिबल ऑयल की बात बताई, अब यहाँ पे मैं पाम ऑयल की बात बता रही हूँ। और इसमें से आप देखेंगे तो केवल देखिए 3.5 से 4 मिलियन टन पाम तेल जो है इंडोनेशिया से आयात किया जाता है। यहाँ पर देखिए लाख टन में बताया हुआ है, ये मिलियन टन में बताया हुआ है। तो ये तो हुई डाटा की बात कि भारत कितना ज़्यादा डिपेंड है इंपोर्ट पर, और उसमें भी कितना ज़्यादा डिपेंड है पाम ऑयल पर, और उसमें भी कितना ज़्यादा डिपेंड है इंडोनेशिया पर। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब पाम तेल होता क्या है? तो सबसे पहले तो देखिए, जो ताड़ के पेड़ के बीज होते हैं वहाँ से निकाला जाता है। केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, केवल वहाँ पर ये मिलता है। और जो इसके वृक्ष होते हैं वो पूरे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में फैल रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है ये उष्णकटिबंधीय वनों की कीमत पर हो रहा है। यानी कि आप वहाँ से जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनको काट कर हटा दे रहे हैं, और बदले में क्योंकि आपको बेचकर काम करना है, अपना लाभ कमाना है, आप वहाँ पर पाम ऑयल लगा रहे हैं। तो ये बढ़ तो रहा है लेकिन वनों का नुकसान भी हो रहा है। फिर देखिए, जो ये ताड़ के पेड़ हैं ये मूल निवासी कहाँ के हैं? मूल निवासी तो ये अफ्रीका के हैं, लेकिन 100 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया में सजावटी फसल के रूप में लाए गए थे। कितनी साधारण सी स्टेटमेंट है, लेकिन यूपीएससी ने इसी साधारण सी स्टेटमेंट से प्रश्न बना लिया था। आइए प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पाम ऑयल के बारे में कुछ स्टेटमेंट यूपीएससी ने दी हुई थी। कैसी है कि जो पाम ऑयल ट्री है वो नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का, लेकिन हमने क्या पढ़ा? नेटिव है अफ्रीका का, और साउथ ईस्ट एशिया में 100 साल पहले आया। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपका वर्ल्ड वाइड फंड, जिसको हम WWF भी कहते हैं, उसकी वेबसाइट पर जो पाम ऑयल के बारे में आप कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे वहाँ पर जाकर जो है मिलेगी। तो यूपीएससी का जो होरिजन है ना क्वेश्चन पूछने का, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ना चीज़ों को जल्दबाजी में उल्टा सीधा मत पढ़िए, डीप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़िए। ठीक है, ये हम समझ गए कि प्रश्न किस तरह के बन जाते हैं। अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। देखिए, सरकार खाद्य तेल पाम पर एक नेशनल मिशन लेकर आई है, जिसको NMEOOP भी बोलते हैं। इस मिशन में सरकार का क्या लक्ष्य है? ऑब्वियस सी बात है, एक तो आप कॉमन सेंस से पता ही कर सकते हैं ना कि आयात पर निर्भरता कम करना होगा। दूसरा क्या होगा भाई, हमारा जो घरेलू प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ाना होगा। देखिए, इसी तरह की बात है। 5 साल की अवधि में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट करना है। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता लेकर आनी है, और ताड़ के तेल के घरेलू उत्पादन को 25-26 तक 3 गुना बढ़ाकर 1.1 मिलियन मीट्रिक टन तक जो है पहुंचा देना है। ये हमारे लक्ष्य है। इतना तो आप समझ गए। अब मैं आपको 2 बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जिनका ऊपर प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है। जो ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं खाने के लिए, दिन रात यूज़ कर रहे हैं, हम तो बहुत तला हुआ खाते हैं, तो उसमें प्राइमरी सोर्स क्या है और सेकेंडरी सोर्स क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है।
तो प्राइमरी सोर्स कौन सी है? सोयाबीन, रेपसीड और सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर। द्वितीयक सोर्स क्या है? देखिए पाम ऑयल। हो सकता है आपको लगे हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना खा रहे हैं, तो ये शायद प्राइमरी सोर्स हो, नहीं, ये देखिए सेकेंडरी सोर्स है। फिर नारियल, चावल की भूसी जिसको राइस ब्राइन ऑयल भी कहते हैं, कपास के बीज और पेड़ जनित तिलहन जो होते हैं जिनको TBO ट्री बॉर्न ऑयल भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, दिवाला और दिवालियापन संहिता। ये देखिए न्यूज़ में है क्योंकि फ्यूचर ग्रुप वाला एक मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक हमारा केस था इन्वेस्ट एसेट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसमें कहा है कि ये जो IBC कोड है, हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, ये पैसे की उगाही के लिए नहीं है, बल्कि ये कॉर्पोरेट को उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए। आप सॉल्यूशन लेके आइए, कोई बीमार चीज़ ठीक कैसे हो सकती है, ये उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा कंपनी पे उधार है तो उस उधारी को चुकाने के लिए आप ऐसा कर सके। बेटर है कंपनी को ठीक करिए ताकि कंपनी आपका पैसा चुका पाए और कंपनी भी बच जाए। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए IBC आया कब था? तो 2016 में आया था। और कब आया था? जब हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और साथ में एक ऐसा ढांचा स्थापित करने के लिए लेके आया गया था कि जो हमारा जो दिवालिया मतलब हो रही है कंपनीज, उसका एक समाधान जो है, एक सॉल्यूशन जो है पेश किया जाए, इसलिए ये लाया गया था। इसके बाद देखिए क्या है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या है, आर्थिक रूप से जो बीमार कॉर्पोरेट संस्थान है जिनका दिवालिया लगभग हो चुका है, ठीक है, जो बीमार कॉर्पोरेट है, काम नहीं कर रही है ठीक ठाक तरीके से, उनका क्या हो, रिहेबिलिटेशन कर दें और फिर उनको उनके पैरों पे खड़ा कर दें। जैसे एक बीमार आदमी को बादाम खिलाते हैं ना और फिर वो ठीक हो जाता है, उसको जूस पिलाते हैं और फिर वो ठीक होकर अपना काम करने लगता है, तो वैसे ही कंपनियों के लिए करना है। अगर देखिए अब 2 वर्ड आते हैं इसमें, दिवाला और दिवालियापन, यानी कि क्या आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपको ये पता होना चाहिए। दिवाला देखिए एक ऐसी स्थिति है कि कोई व्यक्ति या कंपनी अपना बकाया चुकाने में हाथ खड़े कर दे। मैं अगर कह दूं भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आपने जितना पैसा मुझे उधार दिया था सब डूब गया, मैं बिल्कुल दिवालिया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं दिवाला होना। भगवान ना करे ऐसा हम में से किसी के साथ हो। दूसरा होता है दिवालियापन। दिवालियापन देखिए जो ऐसा वर्ड है जब कोर्ट ही, उस जुरिस्डिक्शन वाला जो कोर्ट है वो ये घोषणा कर दे कि फलाना व्यक्ति या कंपनी जो है अब बैंकरप्ट हो चुकी है, इसके पास कोई पैसा नहीं है चुकाने के लिए, यानी कि ये कर्ज चुकाने में असमर्थता की क्या है, एक कानूनी घोषणा है। लीगल रूप से कह दिया गया है कि भाई आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, आपके पास पैसा कुछ नहीं है। तो इस डिफरेंस को जो है ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो हमारा IBC कोड है 2016 वाला, इसके क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। हालांकि ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगी। देखिए जितने भी व्यक्ति होते हैं, कंपनियां होती हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप हमारी जो होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, और साझेदारी फर्म जो होती हैं, वो सब के सब इसके अंदर में आती हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए निर्णायक प्राधिकरण कौन किसका है, कंपनियों का, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए तो हमारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ये है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन व्यक्तियों के लिए और साझेदारी फर्मों के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण है। इसको देखिए बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और इसको बोलते हैं डेप्ट रिजोल्यूशन ट्राइब्यूनल या डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। तो देखिए व्यक्ति और साझेदारी फर्मों के लिए DRT, और निर्माण और LLP के लिए आपका कौन सा है, NCLT। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये टॉपिक हमारा हुआ। इसके बाद यहाँ पर इस विधेयक के बारे में बताया हुआ है कि ये जो दिवालिया और दिवालियापन संहिता थी, इसमें 2021 में एक संशोधन लेके आया गया है। ठीक है, कोविड के टाइम पे MSMEs की हालत बहुत ख़राब थी, तो बहुत सारी MSMEs क्या हैं अपना कर्ज नहीं चुका पा रही थी।
तो उनके लिए फिर गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेकर आई और आपके लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लेटेस्ट है। इसमें क्या एक वर्ड आता है, प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि जो एमएसएमई के कर्जदार हैं और जो देनदार हैं वो आपस में बैठकर बिना कहीं और जाए आपस में ही सलाह कर लें, भाई ये जो प्रॉब्लम हो गई है, ये जो पैसे फंस गए हैं, अब इनको कैसे उगाना है। तो ये जो आपस में बातचीत हो रही है इसी के लिए प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन प्रोसेस ये वर्ड जो है दिया गया है। तो कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये देखिए न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एडिशनल फंड, कितना, 820 करोड़ रुपए का, ठीक है, किसके लिए? आईपीबी को। अच्छा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लेकर क्यों आया गया? हम सबको पता है बैंकिंग की पहुंच बहुत दूर तक जो गांव के इलाके हैं वहां तक नहीं है, लेकिन डाकघर की तो है। चिट्ठी तो हम एक दूसरे को भेजते ही आए हैं और अभी तक देखिए चिट्ठियों का रिवाज इंटरनेट का जमाना आने के बाद भी छूटा नहीं है। हमारा जो डाकघर का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अच्छा खासा पूरी कंट्री में फैला हुआ था। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना इसी डाकघर इंफ्रास्ट्रक्चर को बैंक के रूप में यूज़ कर लिया जाए ताकि दूर बैठे हुए लोगों को, खासकर महिलाओं को जो निकल नहीं पाती हैं अपने घरों से, उन तक बैंकिंग की सुविधा जो है पहुंच जाए। ये इसका उद्देश्य था। अब देखिए जो आईपीपीबी है इसमें खाता धारक कितने हैं? तो 5 करोड़ हैं और इसमें से 48% तो महिलाएं हैं और इसकी शाखाएं कितनी है? तो 1.36 लाख इसकी शाखाएं हैं। और ये काम किसके अंडर में करता है? तो जो संचार मंत्रालय है उसके अंडर जो डाक विभाग है वहां पर ये काम करता है। 100% हिस्सेदारी इसकी किसके पास है? सरकार के पास है। पोस्ट जो हमारा डाक है वो तो सरकार का ही एक विभाग है ना, तो इस बैंक की पूरी हिस्सेदारी किसके पास है? सरकार के पास है। अब ये तो हुई पुरानी न्यूज़ जो हमने पढ़ा कि डाक बैंक होता क्या है। अब नया इनिशिएटिव क्या है? इसके द्वारा देखिए एक डाक पे लॉन्च किया गया है। तो जो डाक विभाग है और ये जो बैंक है इन्होंने एक नया डिजिटल पेमेंट ऐप लॉन्च किया है। जैसे आप पेटीएम से, एयरटेल ऐप से या फिर आप किसी भी ऐप से यूपीआई वगैरह के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं। वो सारे के सारे काम आप डाक पे के जरिए भी कर सकते हैं। तो जो दूर दराज के लोग हैं उनको भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन देना ये इसके जरिए जो है सरकार कर रही है। तो डाक पे ध्यान रखिएगा किन किन लोगों का है। इतना समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। यूपीएससी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबी के बारे में ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इसकी 2 पायलट ब्रांच जो है खोली गई हैं। तो देखिए जब कोई भी चीज़ न्यूज़ में आती है ना तो यूपीएससी में उससे क्वेश्चन बनता है। डिपेंड बस ये करता है आपने उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो ऊपर ऊपर से नहीं आते, वो डीप स्टडी से आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, भारतीय नागरिक पंजीकरण प्रणाली। ये न्यूज़ में है। देखिए गृह मंत्रालय की एक वार्षिक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो हमारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली है इसको अप टू डेट करने की ज़रूरत है या इसको डिजिटल करने की ज़रूरत है ताकि इसमें कम से कम मानव का दखल हो और सारी चीज़ें ऑटोमेशन के जरिए हो जाए। ये तो समझ गए कि भाई ये जो नागरिक पंजीकरण प्रणाली है इसको क्या कर रहे हैं? डिजिटल कर रहे हैं। लेकिन ये है क्या? तो देखिए हमारे यहाँ जो जन्म और मृत्यु होती है उसका एक डाटाबेस रखना तो ज़रूरी है, तभी तो आधार कार्ड लॉन्च होंगे, तभी तो किसी को सब्सिडी दी जाएगी, पता तो चले कौन पैदा हुआ है और कौन चला गया है। तो इस सारे डाटा को जहाँ रखा जाता है इसी को बोलते हैं नागरिक पंजीकरण प्रणाली। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए आज़ादी के बाद ये बनी थी और इसके अंदर जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? मैंडेटरी है। और ये कौन से एक्ट के तहत काम करती है? तो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के तहत ये काम करती है। और जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं भारत के महापंजीयक, उनके द्वारा संचालित होती है। इसको क्या बोलते हैं? CRS, ठीक है, हमारा क्या है? नागरिक पंजीकरण प्रणाली।
ये उसके राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर से जुड़ा हुआ है और उस एनपीआर में ऑलरेडी 119 करोड़ भारतीयों का डेटाबेस है। अब देखिए जब इसको डिजिटल किया जाएगा तो आधार कार्ड हो गए, पैन कार्ड हो गए, ठीक है, उन सारे चीज़ों के डाटा से भी इसको जो है जोड़ा जाएगा। यह अधिनियम क्या कहता है कि जन्म या मृत्यु के 21 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना मैंडेटरी है। अगर आप 21 दिनों की अवधि के अंदर नहीं कराते तो एक छोटा सा जुर्माना आपको जो है देना पड़ता है। तो अगर कभी भी पूछ लिया जाए कि भारतीय नागरिक पंजीकरण प्रणाली क्या है तो आपको पता होना चाहिए किस अधिनियम के तहत काम करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा वीडियो खत्म होता है। 5 टॉपिक को हमने अच्छे से पढ़ा, इनको रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को मेरा धन्यवाद।